आज की कहानी रत्नागिरी के खेत से शुरू होती है। एक कहानी जो मुंबई के गलियों से होकर पाकिस्तान तक का रास्ता चुन लेती है। एक कहानी जो छोटी मोटी चोरी से शुरू होकर मासूमों की लाशों से गुजरती है। एक ऐसा इंसान जिसने आतंक फैलाने के लिए सारी सरहदें पार कर दी, जिसके डिक्शनरी में कहीं भी स्टॉप लिखा ही नहीं था। वो इतना बड़ा बनता गया कि उसके आतंकी और खूनी खेल ने एक महाकाव्य रूप ले लिया। एक ऐसा रूप जो अपने सामने आए सायों को भी कुचल डालता था। दाऊद इब्राहिम कास्कर के सामने जिसने सर झुकाया, उसको अंडरवर्ल्ड की बादशाहत में शामिल किया गया, और हर वो आवाज़ जो उसके खिलाफ उठी, उसने उतना ही डरावना अंत देखा जितना डर हो सकता है। आज का हमारा ये एपिसोड एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसका बस एक ही सपना था, मुंबई पर राज करना। छब्बीस दिसंबर 1955, एक ऐसा दिन जो आगे चलकर इस देश के इतिहास में न होता तो शायद आज मुंबई का चेहरा कुछ और होता। इस दिन खेड के एक पुलिस वाले इब्राहिम कास्कर के घर में जन्म होता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद ने अपने चारों तरफ बस या तो गरीबी देखी थी या मुंबई पर राज करने वाले खुदा माने जाने वाले डॉन्स की आसमान छूती ऊंचाई। दाऊद एक बात तो जानता था कि उसके पिता की मामूली सी सरकारी नौकरी उसकी सबसे ताकतवर बनने के ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर सकती थी। दाऊद के शौक उसके पिता की कमाई से काफ़ी बड़े थे। दाऊद ने हमेशा से ही एक अय्याशी की ज़िंदगी की कल्पना की थी, एक ऐसी कल्पना जिसने उसके जीवन के पन्नों में एक ग्लोबल टेररिस्ट होने तक का खिताब जारी हो चुका था। पर दाऊद हमेशा से ही बेखौफ था। उसको न पुलिस और न ही अंडरवर्ल्ड के नामचीन डॉन्स का डर था। उसे चाहिए था तो अपना एक साम्राज्य जिसमें उसकी कही गई बात ही कानून हो, और बस दाऊद के नन्हे कदम इसी फासले को कम करने की ओर निकल पड़े। पर वो मामूली कदम नहीं थे, वो एक शेर के पंजे थे जो पूरे मुंबई के पुलिस फोर्स और आगे चलकर FBI, इंटरपोल जैसी एजेंसियों के मुंह को नोच खत्म करने की ताकत रखने वाले बन गए थे। और उसने ये सब पाया। मुंबई में स्मगलिंग और गैंग वॉर्स का तांडव करने से लेकर पाकिस्तान के मुंबई धमाके के आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने तक उसने जो कुछ किया, उससे लोगों में उसका खौफ और अंडरवर्ल्ड में उसके पंजे उस कुर्सी को और पूरे शहर को दबोच कर रखे। महंगी गाड़ियाँ, विदेशी देशों में ट्रैवल और शॉपिंग, व्हाइट हाउस जैसा आलीशान महल, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के साथ रोमांटिक रिलेशंस के किस्से, मुंबई के स्मगलिंग का करोड़ों का साम्राज्य और ऐसी कई अनेक चीज़ें उसके जीवन का आम हिस्सा बनती गईं। ये वो सारी चीज़ें थीं जो दाऊद को बचपन से ही हासिल करनी थीं। पर उसने ऐसे कौन से रास्ते चुने जिसने उसे पहले तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनाया और फिर दुनिया का सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। दाऊद ने अपने मुंबई का बादशाह बनने के सपने की शुरुआत चोरी से की थी, और देखते ही देखते वो टेप रिकॉर्डर और ऐसी कई सारी वस्तुओं की तस्करी की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। 1990 के दशक तक दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर, आलम पठान और आमिर जादा के साथ अपना गैंग बना लिया था, जिसका नाम था DS ग्रुप, दाऊद शब्बीर ग्रुप। इस ग्रुप की शुरुआत डी कंपनी की खूनी इतिहास की थी, एक ऐसा इतिहास जो दाऊद को इंटरपोल की सूची में ग्लोबल टेररिस्ट बनाने वाला था। DS ग्रुप का कद सईद भाई, जो 1990 के दशक में मुंबई पर राज करता था। सईद बाटला उस वक्त का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन दाऊद ने अपनी चालाकी और कभी न हार मानने वाले रवैये से उसे भी पीछे कर दिया था। दाऊद एक देखते ही देखते एक ब्रांड बन चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसके लिए वफादारी की कीमत जान से ज्यादा थी। दाऊद के अंदर एक आग थी जो उसके सामने उठी हर आवाज़ को नष्ट कर डालती थी। उसने अंडरवर्ल्ड डॉन्स के उसूलों की चिंता तो कभी की नहीं, उसे बस चिंता थी तो अपने क्राइम एम्पायर को और बड़ा और खौफनाक बनाने की। इस बीच दाऊद के दरवाजे पर एक ऐसा तूफान दस्तक देता है जो उसके हाथ की लकीरों को हमेशा के लिए बदल देता है।
इकबाल नातिक जो दाऊद का चहेता था, अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने वाला था, एक ऐसी रेखा जिसके पार करते ही डीएस ग्रुप चिन्ह भिन्न होने वाला था। दाऊद की करोड़ों की तस्करी की एक शिपमेंट की खबर पुलिस तक पहुंचती है। वह खबर जो इकबाल नातिक ने खुद पुलिस फोर्स तक पहुंचाई थी, पर यह इकबाल नातिक का पुलिस के मुखबिर के नाते आखिरी काम साबित होता है। सईद भाई के गिरफ्तार होते ही आमिरजादा, जो सईद भाई का रिश्तेदार था, इकबाल की हत्या कर देता है और इस मौत के तांडव ने एक ऐसा विशालकाय रूप लिया जिससे मुंबई में सबसे भयानक और खूनी इंटर गैंग वॉर की शुरुआत होती है। एक जिगरी के जाने का आक्रोश दाऊद की आंखों में खून की तरह उतर आता है और उसकी सार्वजनिक हत्या, या कह लें एक ऐसा उदाहरण सेट किया गया कि आज भी विश्वास नहीं होता। एक किलर को न्याय के मंदिर में भेजा गया और न्याय के रक्षक और वहां आई जनता के बीच उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आमिरजादा की हत्या से बौखलाए उसके भाई से बढ़कर समत पठान में बदले की आग सुलग उठती है। एक सुबह जब दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर, जो उसके हर छोटे बड़े कामों में बचपन से उसका साथ देता आया था, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने रुका था, उसे इस बात की बिल्कुल भनक तक नहीं होती कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे मौत के घाट उतारने का इंतजार कर रहा है। समत पठान और उसके साथी अपनी आंखों में खून लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। बस शब्बीर पेट्रोल पंप से निकलने की तैयारी ही कर रहा होता है कि उसके ऊपर चारों ओर से तलवार के प्रहार की बौछार आ जाती है और शब्बीर का नाम अंडरवर्ल्ड की डायरी से हमेशा के लिए मिट जाता है। ये खबर आग की तरह मुंबई के हर गली तक फैल गई। अपने जान से ज्यादा प्यारे बड़े भाई की मौत की खबर सुनते ही मानो उसके अंदर एक ज्वालामुखी, जो किसी भी पल पूरे मुंबई को राख कर सकती थी, उमड़ आती है। सुबह 5 बजे सिक्का नगर सामत पठान अपने काम के रूटीन से बाहर आता है, पर उसके साथ साथ चलकर आती है उसकी मौत उर्फ दाऊद। सामत पठान हर दिन की तरह अपने सुबह के काम में व्यस्त था। वह मन ही मन काफ़ी खुश भी था, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड के किंग दाऊद के बड़े भाई को इस दुनिया से विदा कर दिया था। पर क्या उसके मन में अपने पार्टनर उर्फ आका का डर था? यह तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते सामत पठान चारों ओर से घिर चुका था। दाऊद और उसके लोग सामत पठान को एक ऐसा अंजाम देने वाले थे जो मुंबई की अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दहला देने वाली थी। सामत पठान पर भव्य तरीके से हमला किया गया। वह चारों दिशाओं में मौत के सौदागरों से घिरा हुआ था और उसके शरीर के 5 टुकड़े के धरती पर गिरने का दृश्य चंद मिनटों में सिक्का नगर की सुबह के सन्नाटे को चीर देता है। लोग अपने घरों से निकलकर जो देखते हैं वह उस पर आज तक भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें वह काल्पनिक लगता है, पर दाऊद ने बचपन की अपनी कल्पनाओं को सच कर दिखाया था और अपने जिगरी भाई के साथ हुए छल का बदला भी ले चुका था। इतना ही नहीं, दाऊद के डीएस ग्रुप के आलम को उधर पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया जाता है और इस कहानी में भी प्यार में धोखे की एक दास्तान बयां होती है। आलम की टिप आलम की प्रेमिका पुलिस तक पहुंचाती है और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड दाऊद अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। और दाऊद फिर से एक बार यह साबित कर देता है कि उससे ऊंचा उड़ने वाले हर इंसान को मिट्टी में मिलाने से पहले उसके माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं आएगी। सामत पठान को अल्लाह तक पहुंचाने वाला दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेने के बाद अपने क्राइम की दुनिया की लगाम अपनी बहन के हाथ रख दुबई फरार हो जाता है। दाऊद दुबई के उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेस और क्राइम एम्पायर की छाया में दुबई में अपना साम्राज्य बनाता है और अब तक डीएस ग्रुप डी कंपनी का एक महाकाय रूप ले चुकी है। दुबई में बैठा दाऊद अपने लिए एक व्हाइट हाउस बनवाता है। फर्क बस इतना था कि इस व्हाइट हाउस में मुंबई को दहला देने वाले आतंक की नीतियां तय की जाती थीं। दाऊद अब भारत में एक भगोड़ा था, एक ऐसा हत्यारा जिसको कहीं न कहीं
जुर्म की दुनिया में बनाए रखने का क्रेडिट पुलिस फोर्स को जाता है, जो उसे मुंबई के गैंग्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और कुछ नामी गिरामी नेताओं को भी जाता है। दाऊद अब बस अपनी क्राइम की दुनिया के तरक्की के महल को और ऊंचा बनाने में जुट गया था। मुंबई में ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो दाऊद के हाथ के बिना अब पूरा हो सकता था। दाऊद की पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह दुबई में बैठे बैठे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सोने के भाव जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्तियों पर कब्जा कर चुका था। ऐसा मानिए कि उसके अनुमति के बिना सोने के रेट और बीएसई के दरवाजे नहीं खुल सकते। दाऊद के दुबई में पनाह लेने के बाद बॉलीवुड के बड़े नाम कई बार दाऊद के इर्द गिर्द नजर आए। यहाँ तक कि क्रिकेट मैच के पवेलियनों में दाऊद काफी शान से मंदाकिनी के साथ नजर आता है। दाऊद हमेशा से खुद को सितारा समझता था, एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी उसकी खुद की थी और जो कभी अस्त नहीं हो सकता। पर बहुत ही जल्द दाऊद अपने हाथों को सैकड़ों मासूमों के खून से रंगने वाला था। दिसंबर 1992 मुंबई सपनों की नगरी सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रही थी। एक ऐसी आग जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही जल रहे थे, और साथ ही जल रही थी मुंबई की अस्मिता। इस आग की लपटों ने टाइगर मेमन के कारोबार और उसके रिश्तेदारों को दबोच लिया था। गुस्से से बौखलाया टाइगर अपने साथी दाऊद के साथ मिलकर मुसलमानों पर किए गए जुल्म का बदला लेना चाहता था। 1993 मुंबई 12 सीरियल ब्लास्ट्स और 275 जान लेने वाले मुंबई धमाके ने पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। इसी बीच दुबई पुलिस अवैध व्यवसायों और क्राइम नेटवर्क्स पर अपना शिकंजा कस चुकी थी, और इससे पहले कि मुंबई पुलिस की रडार दाऊद तक दुबई पहुंच पाती, दाऊद आईएसआई की मदद से जाली पासपोर्ट के पीछे अपना चेहरा छुपाए पाकिस्तान भाग चुका था। पाकिस्तान की आईएसआई की खिदमत में उसे पाकिस्तान में खुफिया रखा गया और जोर शोर से मेहमान नवाजी से नवाजा गया। अब दाऊद को कोई छू नहीं सकता था। दाऊद कराची में बैठ मुंबई की तकदीर लिखता चला गया। दाऊद का कद अब कानून के हाथों से काफी बाहर जा चुका था, पर भारतीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दाऊद को ट्रैक करने से हार मानने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को दुबई और पाकिस्तान में दबोचने की कोशिश इन एजेंसियों ने कई बार की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में दाऊद को भगवान के पास पहुंचाने का एक गुप्त मिशन बनाया गया था। इस प्लान में दाऊद के कभी वफादार रहे छोटा राजन जैसे नाम शामिल थे, पर हर बार की तरह दाऊद इस बार भी अपनी चालाकी और आईएसआई के मजबूत नेटवर्क के चलते बच निकला। दाऊद अभी भी देश के लिए एक भयानक सपना है जो वाकई में एक चलती फिरती जीवित हकीकत है। ऐसी ही और रोमांचक और कभी न सुनी रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। अगर आप देखना चाहते हैं कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अपनी जिंदगी में किन किन संघर्षों का सामना किया और उन्होंने अलग अलग चुनौतियों से कैसे निपटा, तो इस वीडियो पर क्लिक करें